हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ये इम्पोर्टेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविजन अंडर द कंपनी एक्ट 2013। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। उनको फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्ड एंड कस्टमाइज्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो कंपनीज हैं उनकी सोसाइटीज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जो कंसेप्ट है वो इस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, गिव एंड टेक। क्योंकि सोसाइटी से जो कंपनीज हैं वो रिसोर्सेज लेती हैं, इसी तरह कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करे। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मतलब ये जो कंसेप्ट है काफ़ी मतलब जैसे पहले ये था कि हमने सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिव एक्टिविटीज़ करनी है, अब है सस्टेनेबल इनिशिएटिव के सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो इनिशिएटिव लेने हैं तो दे शुड बी डन ऑन द सस्टेनेबल बेसिस। तो यहाँ पे क्या है कि जब ग्रोथ ऑफ द कंपनी होती है तो उसके अंदर ये भी है कि सोसाइटी की भी ग्रोथ अलॉन्ग विद होनी चाहिए। कंपनी एक्ट 1956 कंपनी एक्ट 2013 के साथ रिप्लेस हो चुका है। और इंडियन के अंदर फर्स्ट इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है जिसने अपनी ये कंपनीज के लिए मैंडेटरी किया हुआ है, स्पेसिफिक कंपनीज के लिए, कि उन्होंने कुछ परसेंटेज जो है स्पेसिफाइड प्रॉफिट की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर स्पेंड करनी है। कंपनी एक्ट 2013 जो है कि इफेक्टिव है फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो मैंडेट करता है। मैंडेट का मतलब होता है मैंडेटरी है। सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी है कि उन्होंने कम से कम जो है 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे स्पेंड करना है। तो सीएसआर रेगुलेशन जो है ओवर द ईयर जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है कि जो भी इसके अंदर मतलब लॉ बनते हैं उनकी स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर ये सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविजन एप्लीकेबल है। एक कंपनी जो एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है तो उसको सीएसआर के ऊपर जो है स्पेंड करना पड़ता है अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1, जिसको हम रीड करते हैं कंपनी सीएसआर पॉलिसी रूल 2014। एवरी कंपनी, देखो ये जो सीएसआर की प्रोविजन है हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है जो इन गिवन क्राइटेरिया के अंदर से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अगर किसी भी कंपनी की नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ और मोर, या नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर, तो सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 जो है मैंडेट करता है कि 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उसको सीएसआर के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। अगर मान लो उसके 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए तो जितने भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से जितने भी ईयर्स वो कंप्लीट कर चुकी है उसका 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट जो है उसको जो है सीएसआर के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। और उसी तरह हम ये देखते हैं कि जो सीएसआर पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी है ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। और उसी तरह जो रूल्स है सीएसआर पॉलिसी रूल्स 2014 और कंपनी एक्ट 2013 के जो 135 की प्रोविजन है उसके अंदर होनी उसके मुताबिक होनी चाहिए। रूल 4 के मुताबिक है कि जब एक कंपनी सीएसआर पॉलिसी बनाती है, ड्राफ्ट करती है, डिज़ाइन करती है तो ये चीज़ें उसने कंसिडर करनी है। तो उसे स्पेसिफिकली प्रोवाइड करना है कि जो कंपनी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कौन सी एक्टिविटीज जो है करेगी, स्पेसिफिकली प्रोवाइड एक्टिविटीज जो उसने सीएसआर के अंदर करनी है। और जो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस के दौरान करती है वो सीएसआर के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती। और उसी तरह may provide for the activities which are for the benefit of the employees of the company, पर ये जो एक्सपेंडिचर है सीएसआर के अंदर कवर नहीं है।
और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस बतानी है और जो कंपनी एक्ट की प्रोविजन है उसको भी फॉलो करना है। स्पेसिफिक परसेंटेज जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका सोशल प्रोजेक्ट के अंदर जो है मतलब गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करनी है। CSR इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंटेशन करनी है। उसी तरह एम्प्लॉयज़ के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है ताकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव के अंदर पार्टिसिपेट करें। और उसी तरह एज पर रूल 6 ऑफ द फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड इन CSR पॉलिसी, लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम और CSR प्रोजेक्ट ऑफ शेड्यूल 7, मोडालिटी फॉर एग्जीक्यूशन के किस तरह से हमने उस CSR प्रोजेक्ट्स को खत्म एग्जीक्यूट करना है, शेड्यूल और इस तरह से जो CSR के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह से मॉनिटर करना है। और उसी तरह जो स्पेसिफिक डिक्लेरेशन के जो CSR प्रोजेक्ट से प्रॉफिट होगा वो बिजनेस प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनेगा। और उसी तरह कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, देखो जो कंपनी जिनके ऊपर CSR की प्रोविजन एप्लीकेबल है उन्होंने CSR कमेटी जो है बनानी है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करती है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कितना अमाउंट जो है उसके ऊपर स्पेंड करना है और CSR को किस तरह से मॉनिटर करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई कंपनी जो है जिसने CSR के ऊपर अमाउंट स्पेंड करना है बट अगर वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उसके अंदर क्या है कि CSR कमेटी बनाने की जो कंडीशन है वो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे जो CSR कमेटी का रोल और फंक्शन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है परफॉर्म करती है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द CSR कमेटी। तो अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो वहाँ पे जो CSR कमेटी बनती है उसके अंदर 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर भी हो सकते हैं, कम से कम उनमें अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इसी तरह अनलिस्टेड एंड प्राइवेट जो है, प्राइवेट के अंदर अगर 2 डायरेक्टर है तो 2 डायरेक्टर, उनके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी है तो 3 और मोर डायरेक्टर्स, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उनके ऊपर ये कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। और उसी तरह ही फॉरेन कंपनी है तो एटलीस्ट 2 पर्सन, 1 या उससे ज्यादा पर्सन शुड बी रेजिडेंट इंडिया, अदर पर्सन जो है वो फॉरेन कंपनी नॉमिनेट करती है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो CSR कमेटी है उसके फंक्शन क्या है। देखो वो CSR पॉलिसी को बनाती है, बोर्ड को रिकमेंड करती है, फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड दी CSR पॉलिसी टू द बोर्ड। उसी तरह वो रिकमेंड करती है कि कितना CSR के ऊपर आपने स्पेंड करना है और CSR पॉलिसी को मॉनिटर भी करती है टाइम टू टाइम। और उसी तरह CSR पॉलिसी के अंदर वो एक एनुअल एक्शन प्लान फॉर्मुलेट भी करती है, रिकमेंड भी करती है, और उसके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए जो CSR पॉलिसी रूल 2014 के अंदर रूल 5 सबसेक्शन 2 के अंदर कवर्ड होती है। और उसी तरह क्या है कि जो कंपनीज जिनके अंदर ये CSR कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं है उनके ये जो फंक्शन है वो बोर्ड खुद कैरी करता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि CSR जो है बोर्ड ड्रिवन इनिशिएटिव है तो बोर्ड जो है जो CSR कमेटी रिकमेंड करती है उसको कंसिडर करता है, उसकी CSR पॉलिसी जो कमेटी ने रिकमेंड की होती है उसको अप्रूव करता है, और अगर कंपनी की वेबसाइट है तो उसको वहाँ पे भी प्लेस करता है, और वो देखता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो CSR पॉलिसी के तहत होनी चाहिए, और उसी तरह रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन द एक्टिविटीज रेफर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मॉनिटर भी करता है। और उसी तरह CSR एक्टिविटीज की उन्होंने एक एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है, और फॉर्मेट मतलब जो भी CSR रूल्स के मुताबिक होता है उसके मुताबिक वो रिपोर्ट सबमिट भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि CSR एक्टिविटीज जो है कौन सी होती हैं। दे शैल बी अंडरटेकन एज पर द फॉर्मुलाइज्ड CSR पॉलिसी। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज की जाती हैं वो CSR एक्टिविटीज के अंदर कवर नहीं होती। इसी तरह 2 या उससे ज़्यादा कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम अंडर द CSR पॉलिसी मतलब इकट्ठे भी कर सकती हैं, बट वहाँ पे क्या है कि देखो जो मतलब जैसे मान लो 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी जो है अगर वो इकट्ठे करती हैं काम CSR का, बट उनकी जो CSR कमेटी ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी जो है उनको ये जो काम किया है उसको रिपोर्ट सेपरेटली करना पड़ेगा। CSR एक्टिविटी जो है इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए,
The companies can have CSR activities which will benefit the employee of such company, but ये CSR activities के अंदर कवर नहीं होगी। उसी तरह जो political contribution होती है उसको भी CSR के अंदर कवर नहीं किया जाता। इसी तरह हम देखते हैं कि जो एक्टिविटीज जो CSR के अंदर जो हम कंपनीज ने करनी है, तो उसके अंदर एक्टिविटी लिस्टेड फॉर CSR एक्सपेंडिचर शेड्यूल 7 के अंदर क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जैसे एलिमिनेटिंग हंगर के भूख, गरीबी, मालन्यूट्रिशन को किस तरह से खत्म करना है, उस तरह की एक्टिविटीज की जाती है ताकि ये हंगर, पावर्टी और मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। और जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है उसको प्रमोट करती है, सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है लोगों को अवेलेबल करती है, तो वो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कवर है। उसी तरह एजुकेशन को प्रमोट करना जिसके अंदर स्पेशल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्हांसिंग वोकेशनल स्किल जो है वो भी इंक्लूडेड है, और जिसके अंदर स्पेसिफिक फोकस जो होता है स्पेशली फॉर वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डर्स, डिसेबल्ड। और इसी तरह जैसे लोगों को लाइवलीहुड इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो भी CSR के अंदर कवर्ड होते हैं। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती है और वुमेन्स को एम्पावर करती है कि वो हॉस्टल सेट करें, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए घर बनाए, ओल्ड एज होम वुमेन के लिए सेटअप किया जाए, डे केयर सेंटर सेटअप किया जाए, और अदर फैसिलिटी जैसे सीनियर सिटीजन के लिए की जाए, या कोई ऐसा एक्टिविटी जिससे जो सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड सोसाइटी जो है कोई इनइक्वालिटी फेस करती है उसको रिड्यूस करने के एफर्ट, तो वो भी CSR के अंदर कवर्ड है। और उसी तरह इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को बनाने के प्रोग्राम, इकोनॉमी के अंदर किस तरह से इकोलॉजी बैलेंस लेके आने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की मिस यूटिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, सॉइल, एयर एंड वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए प्रोग्राम, वो भी इसके अंदर कवर्ड है। उसी तरह नेशनल हेरिटेज की सेफ्टी के लिए, जिसके अंदर वो बिल्डिंग और साइट जिनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी बनाने के लिए, और उसी तरह जो ट्रेडिशनल आर्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चर की प्रोटेक्शन, प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो भी इसके अंदर कवर्ड है। उसी तरह आर्म फोर्सेस के बेनिफिट के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं, और इसी तरह जो वॉर मतलब जो शहीद हो जाते हैं उनकी जो यूथ के अंदर उनकी विडोज, गलती से विंडोज लिखा गया बट ये है विडोज, जो विधवास होती हैं और उनके डिपेंडेंट के लिए काम। और उसी तरह कंडक्ट ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स। और उसी तरह ये जो फंड्स हैं अगर इनको कंट्रीब्यूशन की जाती है तो वो भी CSR एक्सपेंडिचर के अंदर एडमिसिबल है। स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, एनी अदर फंड विच इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है नोटिफाई करती है, दैट इज फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसी तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी एंड वुमेन्स की जो डेवलपमेंट के लिए है। Funds and contributions provided to technological incubators located within academic institution which are approved by the central government, rural development projects, development of slum areas. उसी तरह हम देखते हैं कि CSR एक्टिविटीज को किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। इसको ग्रुप एंटिटीज के द्वारा भी कंडक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे पूरी ऑटोनॉमी जो है दी जाती है कि CSR एक्टिविटीज को अपनी होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी और ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी के द्वारा कैरी ऑन किया जा सकता है। CSR एक्टिविटीज को किसी दूसरी कंपनी के साथ भी किया जा सकता है जिसको वो अप्रूव किया जाता है थ्रू सेक्शन 8 कंपनी एस्टैब्लिश आइदर सिंगली और अलॉन्ग विद होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी अलॉन्ग विद अनदर कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और सच कंपनी और अदरवाइज। कोलैबोरेटिंग और पूलिंग द रिसोर्सेज, जिसमें दूसरी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके भी CSR प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं, बट हर एक कंपनी को अपना जो है रिपोर्ट सेपरेटली देना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी के द्वारा भी CSR कंडक्ट किया जा सकता है। कंपनी विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी which is established by central government, any entity established under act of parliament or a state legislature. इसी तरह देखो जो CSR की प्रोविजन है, ये जो कंपनी के ऊपर वो जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया हुआ है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो CSR एक्टिविटीज करनी पड़ती है।
मान लो अगर होल्डिंग कंपनी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करती तो होल्डिंग कंपनी नहीं करेगी। अगर होल्डिंग कंपनी वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ही। इसी तरह अगर होल्डिंग कंपनी सेटिस्फाई करती है बट सब्सिडरी कंपनी नहीं करती तो सब्सिडरी कंपनी नहीं करेगी। तो ये कंपनी स्पेसिफिक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसी तरह क्या है कि जैसे नेट प्रॉफिट जो कंसिडर किया जाता है सीएसआर स्पेंडिंग के लिए, रूल 2F ऑफ द कंपनी सीएसआर पॉलिसी रूल 2014 एंड सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 मैंडेट करता है कि जो एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसका 2% जो है हमने सीएसआर एक्टिविटीज के ऊपर स्पेंड करना है। मान लो उस कंपनी को अभी उसको 3 इयर्स कंप्लीट नहीं होते तो जितने भी साल कंप्लीट होते हैं उसका 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि सेक्शन 198 के अंदर किया गया है, बट उसके अंदर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती। वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम एनी ओवरसीज ब्रांच और ब्रांचेज ऑफ द कंपनी वेदर ऑपरेटेड अंडर ए सेपरेट कंपनी और ए अदरवाइज। उसी तरह जब हम अदर कंपनी से डिविडेंड रिसीव करते हैं, profit from premium of share, any dividend received from other companies in India which are covered under complying with the provision of Section 135, profit from the premium of shares and debentures, profit from the sale of forfeited share, profit in terms of the capital natures। तो यहाँ से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट एंड कैपिटल इन नेचर, एनी सरप्लस चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी रिजर्व। और उसी तरह ये एक्सपेंडिचर भी नहीं माना जाता, जैसे इनकम टैक्स पे किया जाता है इनकम के ऊपर, कंपनसेशन डैमेज या अदर पेमेंट वॉलंटरली की जाती है, लॉस ऑफ कैपिटल नेचर, लॉस ऑफ द सेल ऑफ अंडरटेकिंग कंपनी एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ, एनी ट्रांसफर टू एसेट लायबिलिटी रिवैल्यूएशन इक्विटी रिजर्व जो है वो एक्सपेंडिचर सीएसआर के अंदर कवर नहीं होता। उसी तरह रिपोर्टिंग जो है, रूल 8 ऑफ द सीएसआर प्रोवाइड की कंपनी जो है जिनके ऊपर सीएसआर रूल्स एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2014 से, तो उनको एक रिपोर्ट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एनुअली बनाते हैं ताकि वो कंपनी की सीएसआर पॉलिसी को समझा सकें। रिपोर्ट जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए और इसके अंदर ये डिटेल्स होनी चाहिए कंपनी की सीएसआर पॉलिसी का ब्रीफ आउटलाइन, जिसके अंदर वो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम उन्होंने जो प्रपोज किए हैं, और सीएसआर एक्टिविटीज की कंपोजिशन, सीएसआर कमेटी की कंपोजिशन भी इसके अंदर उन्होंने बतानी है। आई थिंक ये सीएसआर एक्टिविटीज नहीं, कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी है। और उसी तरह एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर्स, तो जो प्रिस्क्राइब्ड सीएसआर एक्सपेंडिचर है 2% अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर्स, और डिटेल ऑफ जो अमाउंट उन्होंने स्पेंड किया है। और उसी तरह अगर कंपनी ने स्पेंड नहीं किया तो वो रीजन भी स्पेसिफाई करने हैं। इस तरह अगर सीएसआर स्पेंडिंग जो है रिपोर्ट नहीं की जाती फॉर स्पेसिफिक रीजन, तो यहाँ पे है कि 1 सेक्शन 34 की इन्होंने अवेलना की है, तो ऐसी कंपनी जो है उसको पेनल्टी जो है लगती है जो कि नॉट लेस देन 50,000 और मे एक्सटेंड टू इंडियन रुपीज 2.5 मिलियन, और एवरी ऑफिसर हु विल बी लायबल फॉर सच ए डिफॉल्ट विल बी पनिश फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सटेंडिंग टू 3 इयर्स, जिसको मिनिमम फाइन जो है 50,000 का और जो 5 लाख रुपी या मतलब उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी उसके साथ पे करना पड़ सकता है।